और कार्डियोवास्कुलर में फिर अब हम पहले डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी को। ठीक है, ये हमारे एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम एनाटॉमी देखेंगे, यहाँ पे आप फोकस करें। एनाटॉमी के बाद हम फिजियोलॉजी देखेंगे, फिजियोलॉजी में कौन कौन से हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से और कार्डियोवास्कुलर की तकरीबन ऑलमोस्ट सारी फिजियोलॉजी कवर हो जाएगी। पैथोलॉजी देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी पे आपने हर सिस्टम की पैथोलॉजी पे फोकस करना है फॉर द यूएसएमएल एस्पिरेंट्स। यूएसएमएल के लिए आपकी पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है हर सिस्टम की। ठीक है, और पैथोलॉजी आपको कैसे समझ आएगी, जब आपको फिजियोलॉजी आती हो। ठीक है, उस डिज़ीज़ की पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी आती हो, फिर जब आप पैथोलॉजी में जाएंगे तो डिजीज़ की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी की भी समझ आएगी। ठीक है, तो इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स में हम आपको कुछ टेस्ट बजाय कार्डियोग्राफी होगी, ईसीजी में हम मेन फोकस करेंगे, हमारा ईसीजी पे होगा। ये स्ट्रेस टेस्ट क्या होते हैं, ये कुछ डिजीज़ों में स्ट्रेस टेस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और पेरिकार्डियो सिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, ये टेस्ट है कुछ जिन पे हम फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से डिटेल में हम उसके जाएंगे। उसके बाद हमारी फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक का टच दूंगा ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में हम पेशेंट को भाई कैसे देंगे, कौन सी ड्रग देंगे हम, और उसको कैसे ट्रीटेबल करना है। ठीक है, लाइक मोस्टली जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, इन्फार्क्ट के पेशेंट हैं, जिनको एंजाइना होता है, उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, कैसे हमने उनको, आपने सुना होगा भी मरीज़ के ज़ुबान के नीचे गोली रख देनी है आपने। ठीक है, तो कौन सी मेडिसिन, निट्रोग्लिसरीन होती है वो। ठीक है, उसकी क्लासेस में से हम यूज़ आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, डाइसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, तो उन क्लासेस में से हम ड्रग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस मरीज़ को कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा और टच भी दूंगा। ठीक है, और पेशेंट मैनेजमेंट। तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर का सिलेबस, हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 1 में हम आ जाएँ, जो हमने आज की चीज़ कवर करनी है। हम देखेंगे इसमें ये जो आपको समरी ऑफ कंजेंटल लीजन्स हैं, और मैं आपको एक मिनट, ये यस, समरी ऑफ कंजेंटल लीजन्स, और ये दूसरा टॉपिक, ये आपको मैं पैथोलॉजी में कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में ये अच्छे से सारा कवर करवा दूँगा। कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में कवर करवाऊँगा, और उसके बाद ये हम जो चीज़ देखेंगे, हमारा मेन फोकस होगा फीटल सर्कुलेशन को। ठीक है, फिर फीटल सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, और पोस्ट नीटल डेरिवेटिव्स क्या है, फीटल पोस्ट नीटल डेरिवेटिव। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और फीटल एरिथ्रोपोइसिस को देखेंगे। ये 3 टॉपिक हमारे फर्स्ट लेक्चर के। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट मैंने कल ये हमारा रेपिटेशन लेक्चर है। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट को मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, जिसमें हम एट्रिया की सेप्टेशन देखेंगे, वेंट्रिकल की देखेंगे, और सारे वाल्व कैसे बने हैं वो सब देखेंगे। तो चलें जी, अब हम अपनी फीटल सर्कुलेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारी फीटल सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा कार्डियोवास्कुलर का सिलेबस। आई होप आपको सिलेबस की समझ आ गई होगी। सिलेबस की समझ आएगी, देन ही हम आगे अपने फर्दर लेक्चर्स की तरफ रहेंगे और सिलेबस को कवर करेंगे, देन हमारा सिस्टम कवर होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने सिंपल वे से कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझना है। ठीक है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आप जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ इसको फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे समझ आएगी कि किसी भी एक टॉपिक के कंसेप्ट को कैसे आपने इमेजिन करके पेशेंट पे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए एम्ब्रियोलॉजी की तरफ आते हैं। पहले फीटल सर्कुलेशन की तरफ आ जाते हैं। ये मेरे कुछ अपने नोट्स हैं। ठीक है, ये फॉर द अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ठीक है, इन नोट्स को आप जस्ट पढ़ेंगे और बाद में आप फर्स्ट एड, मेन गोल है आपने फर्स्ट एड पढ़ना है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में आपको फर्स्ट एड से कवर करवा रहा हूँ। जो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खोलेंगे उसमें एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन खोलेंगे, दूसरे और तीसरे पेज पे आएगा आपको फीटल सर्कुलेशन की हेडिंग शो होगी। ठीक है, तो अपने उस हेडिंग के पास आके उस हेडिंग में जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैंने वो कवर की हैं। ठीक है, तो नोट्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको फर्स्ट एड की तरफ ही लेके चलता हूँ। उस पेज के ऊपर हमारी ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, कार्डियोवास्कुलर जो एम्ब्रियोलॉजी वाला सेक्शन है, उस पेज के ऊपर लेके आता हूँ और हम वहाँ से हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन वाला पोर्शन। फिर हम नोट्स की तरफ आएंगे तो आपको फिर ये भी समझ आ जाएगी कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कंसेप्ट जो हैं वो हमें कैसे समझ आ रही हैं, और इस डायरेक्ट चार्ट से हम उसको कैसे रिमेंबर रख और याद रख सकते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज़ करता हूँ, और क्या कहते हैं, देन हम अपना वो खोलते हैं, फर्स्ट एड खोलते हैं। चलिए जी, हम अपने फर्स्ट एड पे आ गए हैं। तो जी फर्स्ट एड आप
लोगों को पता होगा, एक बुक होती है, ठीक है, यूएस इंग्लिश और ऑलमोस्ट हर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए बच्चे वहाँ से टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं। आपने फर्स्ट एड को बस यही समझ लें कि ये आपका यूएस इंग्लिश स्टेप 1 का सिलेबस है, ठीक है। तो जी ये हमारा आपको हेडिंग शो हो रही होगी फर्स्ट एड पे, फीटर सर्कुलेशन, ठीक है। मैं अभी आपको थ्योरी की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, जस्ट डायरेक्ट डायग्राम्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि भाई डायग्राम से हम इस पहले नॉर्मल फीटर सर्कुलेशन पढ़ते हैं। भाई वो फीटर सर्कुलेशन है क्या, ठीक है। ये आपको जो रेड फॉर्म में शो हो रहा है, ये जो रेड फॉर्म में जा रही है वेन, एम्बिलिकल वेन हम इसको कहते हैं, ये जो एम्बिलिकल वेन जा रही है, ठीक है। तो इस एम्बिलिकल, इसको हम कहते हैं एम्बिलिकल वेन, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है, प्लेसेंटा से जो फीटस होता है, जो सिंपल ज़ुबान में हम कह लो कि जब बच्चा वो फीटस मदर के पेट के अंदर होता है, 9 महीनों के लिए रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन तो आपको ये पता होना चाहिए वो हार्ट होता है, ठीक है। 28th या 4th वीक तक हार्ट की डेवलपमेंट हो जाती है और वो बीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वो मदर से डिपेंडेंट होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड के लिए, ठीक है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड और न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये 2 चीज़ों के लिए वो मदर पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और मदर मदर के ये स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, जहाँ से ये हमारी अम्बिलिकल वेन है, जो बच्चे के अंदर ब्लड को ऑक्सीजनेट करके और उसमें न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है, ठीक है। और हार्ट उन न्यूट्रिएंट्स और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ऑर्गन्स बन रहे हैं, जो टिश्यूज़ हैं फीटस के, वहाँ तक पहुँचाता है और वहाँ न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब प्लेसेंटा से हमारे पास ये वेन, अम्बिलिकल वेन जो है, ये यहाँ से, ये हमारी अम्बिलिकल वेन है, ये इस वे से ब्लड को लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। कहाँ लेके जाएगी, ये लीवर से क्रॉस करता हुआ, लीवर से पहली जो हमारी क्रॉसिंग है वो लीवर है, ठीक है। तो ये है हमारे साइनोसाइड्स, ठीक है। लीवर को भी तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है, तो लीवर के साइनोसाइड्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो लीवर के टिश्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक हो गया। ये एक बात होगी। दूसरा आपने बहुत इंपॉर्टेंट शंट, फीटर सर्कुलेशन में जो 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, आपको पॉइंट नंबर 1 ये शो हो रहा होगा, ये 2 शो हो रहा है, ये पॉइंट नंबर 3 शो हो रहा है। ये है क्या भाई, ये है हमारे इंपॉर्टेंट शंट्स, ठीक है, आपने याद रखने। तो पहला शंट जिसके थ्रू ब्लड शंट करके यहाँ हमारी इंफीरियर वेना केवा में आएगा। इंफीरियर वेना केवा आपको पता होती है, 2 हमारे पास वेन्स हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ये राइट एट्रियम में ब्लड्स को लेके आती हैं, ठीक है। कौन से ब्लड्स को लेके आती हैं, आपको ये पता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सुपीरियर वेना केवा हमारे हेड एंड नेक से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड लेके आएगी और इंफीरियर वेना केवा नीचे ऑर्गन्स और लोअर लिम्ब से लेके आती है, ठीक हो गया। तो पहला शंट है हमारा डक्टस वेनोसस, ठीक है। मैं इसको रेज करता हूँ, दोबारा आपको शो कर देता हूँ। ये हमारा है पहला चैनल डक्टस वेनोसस, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। तो डक्टस वेनोसस पहला शंट है ये, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से पास करता हुआ आ जाएगा हमारा राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद ब्लड के पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। ये फीटर सर्कुलेशन आपने सिंपल इस तरह स्टोरी में याद रखना है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, लीवर के साइनोसॉइड्स में पहले गया, ठीक हो गया। उसके बाद डक्टस वेनोसस से पास करता हुआ वो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के बाद उसके पास 2 पाथवे हैं, एक तो वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, सिंपल पाथवे, ठीक है। उसके बाद एक पाथवे है वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। अब जो राइट वेंट्रिकल में आया वो डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी ट्रंक में और राइट पुल्मोनरी और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा। ये एक पाथवे सिंपल। कैसे, इंफीरियर वेना कावा से डक्टस वेनोसस से ब्लड शंट करता हुआ इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी ट्रंक में और पुल्मोनरी आर्टरीज में। पुल्मोनरी आर्टरीज से होता हुआ वो लंग्स की तरफ जाएगा, लेकिन हमारे फीटल पीरियड्स में, प्रीनेटल पोस्टनल पीरियड में हमारे पास जो बेबी के जो लंग्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। आपने ये वर्ड फर्स्ट ईयर की थ्योरी में भी देखेंगे कि दे आर हाईली रेजिस्टेंस, और हाईली रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड वहाँ से ऑक्सीजनेट नहीं हो सकता, तो ब्लड वहाँ नहीं जाएगा। तो ब्लड वहाँ से, तीसरा शंट मैं यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तीसरे शंट के थ्रू अयोटा में आ जाएगा। इस तीसरे शंट का नाम है डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो वही जो राइट एट्रियम से ब्लड 2 पाथवे के थ्रू जाता है, ठीक है। एक तो वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो पहले आपने ये पाथवे समझना है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, पुल्मोनरी ट्रंक में,
वहाँ से लंग्स में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, लंग्स काम नहीं कर सकते बेबी के, ठीक है, फीटस के, तो वो डक्टस आर्टेरियोसा से आ जाएगा हमारे पास ये अयोटा में, अयोटा से फिर वो डायरेक्ट नीचे बॉडी टिश्यूज़ को सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस बेस से। तो जी ये हमारा एक पाथवे हो गया। अब राइट एट्रियम का दूसरा पाथवे क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो यहाँ पे हमारा दूसरा शंट आएगा, फोरामेनोवेल। जब मैं आपको हार्ट की डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये फोरामेनोवेल क्या है, ठीक है। तो भाई राइट एट्रियम से ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में आ गया है, ठीक है। तो ये होगी हमारी दूसरा पाथवे। लेफ्ट एट्रियम से फिर वैसे ही सिंपल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास अयोटा में, ठीक हो गया। तो ये था हाँ फिल्टर सर्कुलेशन। अयोटा से आपको पता है, अयोटा फिर आगे पूरी बॉडी टिश्यू को ये ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई करेगी, वहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर दोबारा एम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा की तरफ आ जाएगा, प्लेसेंटा से फिर दोबारा ऑक्सीजनेट होकर फिर दोबारा एम्बिलिकल वेन से। तो ये है हमारी फीटल सर्कुलेशन, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम ज़रा थ्योरी की तरफ आते हैं। ये सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने ये समझ लिया कि हमारी फीटल सर्कुलेशन का पाथवे क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा थ्योरी की तरफ, और थ्योरी में हम देख लेते हैं भाई फर्स्ट ईयर में क्या लिखा है। तो भाई ये हमारी जो ब्लड इन अम्बिलिकल वेन, ये फोकस कीजिएगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन अम्बिलिकल वेन है पार्शियल प्रेशर, आप ये याद रखना है उसका पार्शियल प्रेशर क्या है ब्लड में ऑक्सीजन का, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिस बेस पे वो आगे बच्चे के टिश्यूज़ में जाएगा। और उसके बाद सैचुरेटेड ऑक्सीजन कितनी परसेंट ऑक्सीजन से सैचुरेटेड, 80% ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, ठीक है। और ये हो गया एक फर्स्ट एड की एक लाइन, आपको समझ आ गई। सिंपल मेन पॉइंट था कि ये आपने याद रखने वाला है कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, जो अम्बिलिकल वेन में ऑक्सीजन की ब्लड है, उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन 80% है। और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं, वो कौन कौन से, आपको भी जो मैंने शंट बताए हैं वो याद रखने हैं। ब्लड इंटरिंग फीटस थ्रू एम्बिलिकल वेन, एक बात क्लियर होगी, ठीक है। इज कंडक्टेड विया डक्टस विनोसस, जब वो लीवर को क्रॉस करेगी तो वो डक्टस विनोसस वहाँ पे चैनल है, वो वहाँ से ब्लड थोड़ा साइनोसॉइड्स की तरफ जाएगा और डक्टस विनोसस से इंफीरियर वेना केवा में आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, बाईपास करता हुआ किसको, हेपेटिक सर्कुलेशन को। आज ज़रा डायग्राम की तरफ, और डायग्राम में देखें डक्टस विनोसस, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। इस डायग्राम में आ जाए, ठीक है। अब दोबारा देखें इस चीज़ को, सिंपल सी थिंग्स है, कोई टफ नहीं है इसमें। ये देखिए यहाँ से ब्लड आ रहा है अम्बिलिकल वेन के थ्रू, ठीक हो गया। यहाँ से गया ये लीवर साइनोसाइड्स की तरफ, भी लीवर में नहीं हुई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को भी तो चाहिए ना, तो लीवर साइनोसाइड्स में चला गया, ठीक हो गया। इसको साइनोसाइड्स कहते हैं, SNIUSOID एस। जब मैं आपको GH पढ़ाऊंगा बताऊंगा साइनोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। तो ये लीवर साइनोसाइड्स में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो है डक्टस विनोसस पे, ठीक है। ये है हमारा डक्टस विनोसस, ये चैनल जिसके थ्रू इस इंफीरियर वेना केवा में, ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा में ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो डक्टस विनोसस के थ्रू ब्लड इम्बिलिकल वेन से इंफीरियर वेना केवा में आ गया, इस चैनल को डक्टस विनोसस कहते हैं। शंट नंबर 1 क्लियर, फीटल सर्कुलेशन में पहला शंट हमें पता लग गया कि भाई वो क्या है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगला शंट, ये इंफीरियर वेना केवा से आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, कैसे जाएगा भाई, फोरामेनोवेल के थ्रू, तो ये दूसरा शंट आ गया, ठीक हो गया। तो फोरामेनोवेल के, अब ये शंट क्यों है बेबी में, फीटस में ये शंट क्यों बने हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ सोचने वाली है। ये शंट इसलिए बने हुए हैं भाई जान, उनका जो लंग्स हैं वो वर्किंग में नहीं है, लंग्स काम नहीं कर सकते, तो ब्लड ऑक्सीजनेट वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए लंग्स के तरफ ब्लड हम नहीं भेजना चाह रहे, हम ये सारा ऑक्सीजन ब्लड बेबी के टिश्यू की तरफ भेजना चाह रहे हैं, इसलिए ये शंट बने हुए हैं, ठीक हो गया। तो आज ये राइट एट्रियम में जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आधा चलेगा लेफ्ट एट्रियम में, आधा जाएगा राइट एट्रियम में। जो राइट एट्रियम में जाएगा वो भी वहाँ से डक्टस आर्टेरियोसस से अयोटा में आ जाएगा, जो राइट लेफ्ट एट्रियम में गया वो तो भाई डायरेक्ट अयोटा में आएगा ना, लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, उसके बाद अयोटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा हमारा क्लियर होता है चैनल, कौन सा है वो चैनल है हमारे पास, वो है हमारे पास फोरामेनोवेल, ठीक है। आ जाए दोबारा बैक थ्योरी की तरफ। ये देखें
इस ड्राइंग को हम क्लियर कर दें अगर। मोस्ट ऑफ हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग द हार्ट via inferior वेना क्या हुआ इज डायरेक्टेड थ्रू फोराम एंड वेल इनटू लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में कहाँ जाएगा, फोराम वेल के थ्रू जाएगा। ठीक हो गया। तो फोकस रखना है, पहले शंट में भी क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है, दूसरे में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तीसरे में यहाँ पे अब जरा थोड़ा तीसरे नंबर शंट पे फोकस करें। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखनी है आपने। चले जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना की वजह से, भाई जो बेबी का हेड है, जो नेक है, वहाँ से ब्लड ने डीऑक्सीजनेटेड होके सुपीरियर वेना के थ्रू ही राइट एट्रियम में आना है ना। तो सारी बात है, इम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, सुपीरियर वेना वहाँ ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, वो दोनों राइट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। अब वो ऑक्सीजनेटिव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पुलमोनरी ट्रंक में जाएंगे। मैंने आपको बात पीछे की है, पुलमोनरी ट्रंक के बाद आगे लंग्स काम नहीं कर सकते, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, डक्टस आर्टेरियोसस में आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा थर्ड चैनल है। डक्टस आर्टेरियोसस से फिर वो हमारे पास डिसेंडिंग एयोर्टा में, एयोर्टा से फिर वो दोबारा पूरे बेबी की टिश्यू में चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये 3 शंट्स हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे। अब नीचे आ जाते हैं। एट बर्थ इन्फेंट टेक अ ब्रेथ, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर डिक्रीज, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है भाई, वो जो लंग्स है वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना और वो पहला सांस लेता है या ब्रेथ लेता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। और मोस्टली आपने देखा होगा बेबी को निकालते हुए डॉक्टर उनको थपथपाते हैं और बेबी क्राई स्टार्ट करता है। ठीक है, वो क्राई स्टार्ट होती है तो वो पहला ब्रेथ लेता है तो अंदर उसका प्रेशर इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, और लेफ्ट जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो भाई जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है ना वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर किसका बढ़ेगा भाई, ब्लड का बढ़ेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, वो बढ़ेगा तो फोरामेन वेल क्लोज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्योरी को याद रखा करें सिंपल एक क्वेश्चन बना के। ठीक है, और मैं कहता हूँ भी बताना है आपने मुझे फोरामेन वेल कैसे क्लोज हुआ है। हाउ फोरामेन वेल विल क्लोज आफ्टर द बर्थ, जैसे बेबी की बर्थ हुई है फोरामेन वेल क्लोज हो गया। कैसे क्लोज हुआ है, सिंपल सी बात, बच्चे ने पहला सांस लिया, पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम हो गई है, जिस वजह से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया है विद रिस्पेक्ट टू राइट एट्रियम। जब वो प्रेशर बढ़ा है तो लेफ्ट एट्रियम ने फोरामेन वेल को क्लोज कर दिया है। हार्ट डेवलपमेंट जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि फोरामेन वेल बना कैसे है और कैसे प्रेशर की वजह से वो क्लोज हो गया। ठीक हो गया। सिंपली जस्ट ये समझ लें कि वो सेप्टम सिकंडम होता है जो उस फोरामेन वेल को क्लोज कर देता है। ठीक है, ये जब हम हार्ट डेवलपमेंट का लेक्चर देखेंगे तब आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो सिंपल आपने ये याद रखना है कि भाई फोरामेन वेल कैसे क्लोज होता है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। अब आ जाएंगी वो हमारे पास जो डक्टस आर्टेरियोसस थी वो कैसे बंद होगी। तो ये फोरामेन वेल कैसे क्लोज होगा आपको समझ आ जाएगा। जब वो क्लोज हो जाएगा तो वो फोसा वेलिस में तब्दील हो जाएगा, हम उसको फोसा वेलिस कह देंगे। ठीक है, अब ज़रा आ जाएँ इस पे। सो जैसे ही वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी भाई, रेजिस्टेंस कम होगी तो लंग्स काम करना शुरू हो जाएंगे, तो ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड की, जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो भाई उस डक्टस आर्टेरियोसस को पहले नॉर्मल समझना है। वो जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो पहले उसकी ओपनिंग मेंटेन है किन चीज़ों की वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 कीप द पीडी ओपन। ठीक है, वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उस डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखती है। जैसे ही बच्चे ने पहला ब्रेथ लिया तो लंग्स में रेजिस्टेंस कम हो गई। लंग्स में रेजिस्टेंस कम होने की वजह से ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लड की ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड की वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी कम। तो सिंपल मैकेनिज्म, जब प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो भाई हमारा जो डक्टस आर्टेरियोसस है वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आपको मैकेनिज्म समझ आ गया कि हमारी डक्टस आर्टेरियोसस कैसे क्लोज होती है आफ्टर द बर्थ इन बेबी। तो दो आपने ये शंट कैसे क्लोज होते हैं इनके मैकेनिज्म याद रखने हैं। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नीचे एक क्लिनिकल पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, इस बात को भी आपने याद रखना है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड E2 ये पेटर्न ये डक्टस आर्टेरियोसस को क्या रखती है, ओपन रखती है। तो हम कोई भी ऐसी ड्रग देंगे जो इसकी कंसंट्रेशन को कम करे, तो ज़ाहिर सी बात है जो ऐसी ड्रग जो इसकी कंसंट्रेशन को कम करेगी
तो वो डक्टस आर्टीरियोसस को क्लोज़ करने में हेल्प करेगी आफ्टर द बर्थ। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें ये डक्टस आर्टीरियोसस बंद नहीं होती पैदा होने के बाद, तो हम ये ड्रग देंगे जो प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन को कम करने में मदद करेगी, जिस वजह से डक्टस आर्टीरियोसस क्लोज़ होने में डक्टस आर्टीरियोसस की हेल्प होगी। तो चलें जी, आ जाते हैं कौन सी ड्रग है हमारी, एंडोमेथासिन। ठीक है भैया, एंडोमेथासिन क्या है आपको पता है, एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो आपको पता होगा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के थ्रू ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो एंडोमेथासिन हेल्प करेगी उस पाथवे के थ्रू E1 एंड E2 की कंसंट्रेशन को कम होने में। ठीक है, तो एंडोमेथासिन आपने याद रखनी है, हेल्प क्लोज पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। मैंने आपको अभी सारा मैकेनिज्म बताया एंडोमेथासिन का कि वो कैसे मदद करेगी। जब वो इस डक्टस आर्टीरियोसिस को बंद कर देगी तो फिर ये कहलाएगा लिगामेंटम आर्टरियोसम। ठीक हो गया। सो यहाँ पे एक निमोनिक लिखा हुआ है एंडोमेथासिन एंड द PDA। PDA क्या है, डक्टस, अगर हमारे पास बर्थ के बाद बच्चे की डक्टस आर्टीरियोसिस ओपन रह जाती है उसको हम कह देते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। PDA की भी आपको समझ आएगी भी PDA क्या है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे वर्ड PDA लिखा है, जो हमें ये बता रहा है कि भाई बच्चे की आफ्टर बर्थ जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो ओपन है, तो उस PDA को, ठीक है, क्लोज होने में एंडोमेथासिन हेल्प करती है। ये हमारी एंडोमेथासिन ड्रग है। ठीक है, तो यहाँ पे फीटस सर्कुलेशन हमने फर्स्ट एड से देख लिया। ठीक है, अब जी हम नीचे आ जाते हैं ये सेकंड टॉपिक की तरफ हमारे। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव। ठीक है, तो फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो फीटल सर्कुलेशन में आपने वो फर्स्ट एड से देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपने याद रखने वाली है, डक्टस आर्टीरियोसिस मैंने आपको बताया वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में तब्दील हो जाएगी। डक्टस विनोसस है वो लिगामेंटम विनोसम में तब्दील हो जाएगी। जो फोरामेन ओवेल है फोसा ओवेलिस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, एलेंटोइस क्या है, एलेंटोइस में यूरेकस पार्ट होता है। ठीक है, वो यूरेकस पार्ट जो है वो तब्दील हो जाता है मीडियन इम्बिलिकल लिगामेंट में। अब ये यूरेकस क्या है, ठीक है, तो ज़रा इधर आ जाएं, आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ नज़र आएगा कि भाई यूरेकस क्या है, एक मिनट, हाँ, यूरेकस इज़ अ पार्ट ऑफ एलेंटोइस। ये भी एलेंटोइस या एलेंटोइन डक्ट का एक हिस्सा है बिटवीन द ब्लेडर एंड द बिटवीन द ब्लेडर और इम्बिलिकल। ठीक है, ये हमारे पास यूरेकस है, और ये पॉइंट में जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे नोट्स में, ये वाला पॉइंट नियर लिक्रन लेरेंजियल नर्व, ये भी आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये डक्टस आर्टीरियोसिस है लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये नियर द लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। भाई फर्स्ट ईयर वालों ने ये पॉइंट यहाँ पे क्यों लिख दिया, ठीक है, इसका लिखने का मकसद क्या था भाई, अगर जो हमारे पास ये ऑयल है ये ओपन रह गया और ये पंक्चर हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड रिलीज़ हो जाएगा और वो इस लेरेंजियल नर्व को भी इरिटेट करेगा। तो बच्चे को कौन सी क्लिनिकल प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की क्लिनिकल प्रॉब्लम होगी। और वो कौन कौन सी हैं, जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको वो मैं सिम्टम बताऊँ, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होगी, फोनेशन की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इसका जो लेरिंक्स बॉग है वो अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी हैं कुछ क्लिनिकल्स। इसलिए भी फर्स्ट ईयर वालों ने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये नर्व इरिटेशन होती है ड्यू टू ब्लड और ड्यू टू एनी प्रॉब्लम इन दिस पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, तो भाई इस वजह से बाज़ वक्त वो जो बेबी है उसका अगर आप अगर वो पंक्चर हो गया है डक्टस आर्टरियोसिस, उसको बाद में आप ठीक भी कर देते हो, लेकिन ये नर्व उसकी बाद में इरिटेट और डैमेज हो गई है, तो उस बच्चे को हमेशा के लिए बोलने का मसला हो जाएगा। बोलने का मसला, वो बोल नहीं पाएगा। ठीक हो गया, इसलिए इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये कुछ और है, इम्बिलिकल आर्टरीज, ये भी आपने याद रखी। इम्बिलिकल आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आती हैं, आपको भी बताया था, जो बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा की तरफ लेके आती है। ठीक है, तो ये मीडियम इम्बिलिकल लिगामेंट में बदल जाएगी, और जो इम्बिलिकल वेन है वो लिगामेंटम टेरेस हिपाइटिस में बदल जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास राउंड लिगामेंट होता है अबाउट द लीवर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास फीटल सर्कुलेशन में। तो हमने दो टॉपिक कवर किए यहाँ पे, फीटल सर्कुलेशन और फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स, ये क्या है। ठीक है, मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं, नोट्स जब आप रीड करेंगे ना, ये जो आपको चीज़ें मैंने वैसे बोल के सारा कुछ ये फर्स्ट एड से अच्छे से समझा दिया है, जब आप मेरे नोट्स भी रीड करेंगे वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसमें जस्ट ये बताया हुआ है, अब यहाँ भी इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई वो 80% सैचुरेटेड है ब्लड इम्बिलिकल वेन में। ठीक है,
अम्बिलिकल वेन। तो मैंने नोट्स में ये भी मेंशन किया हुआ है, जो अम्बिलिकल आर्टरी है, कौन सी, ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है, ये जो हमारी अम्बिलिकल आर्टरी है, जो प्लेसेंटा की तरफ ब्लड लेके आ रही है, ये हमारे पास जो ब्लड सैचुरेशन इसकी रह जाएगी 58%। पासबुक्स में 60% लिखा हुआ है, 58 to 60% इसकी सैचुरेशन रह जाती है। ठीक है, मतलब जो अम्बिलिकल वेन ब्लड को ऑक्सीजनेट करके लेके आई है प्लेसेंटा से, वो कितना था भाई, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 80% था। और जो बॉडी टिश्यू ने यूज़ कर लिया और फिर बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम कह देते हैं, असल में मैं डीऑक्सीजनेटेड का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीजनेटेड लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको ये भी कहेंगे पार्शियली ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, वो 58% और 60% ऑक्सीजनेटेड रह जाएगा, जो दोबारा अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में आएगा और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर दोबारा अम्बिलिकल वेन से फीटल हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी फीटल सर्कुलेशन और फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एड से पेज क्लियर हो गया पूरा, और आपको सारे कंसेप्ट की समझ भी आ गई है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखनी है वो ये हैं, इसके 3 शंट्स याद रखने हैं। ठीक है, और फोरामेन ऑफ वेल और डक्टस आर्टेरियोसस ये कैसे क्लोज होते हैं, उसके मैकेनिज्म याद रखने हैं, वो कंसेप्ट याद रखने हैं आपने। और तीसरा एनसेड्स में एंडोमेथासिन, इबोप्रोफिन यहाँ पे नहीं लिखी, तो एंडोमेथासिन इबोप्रोफिन भी देते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग आपने याद रखनी है और ये कैसे काम करेगी उस पेटेंट आर्टेरियोसिस को क्लोज करने में। तीसरा और ये नीचे रेमिनर्स आपने याद रखने हैं। वेरी इजी, हार्ट की हमने फीटल सर्कुलेशन देख ली। ठीक है, और इसको अडल्ट से आपने कंपैरिजन भी कर लेना है फीटल सर्कुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे अम्बिलिकल वेन लेके जा रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से। अडल्ट में आपको पता है कि लंग्स से हमारे पास पुल्मोनरी वेन्स, 4 पुल्मोनरी वेन्स जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक हो गया, तो शंट के थ्रू फिर लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, और अडल्ट की सर्कुलेशन आई होप आप लोगों को पता होगी कि भाई वहाँ पे कैसी है, उसमें 2 सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है और पुल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। ठीक है, और जब मेरे नोट्स खोलेंगे वहाँ पे आपको सिंपल एक चार्ट बना हुआ नज़र आएगा जिसमें आपको अडल्ट की सर्कुलेशन सिंपली क्लियर हो जाएगी। तो ये हमने फीटल सर्कुलेशन और फीटल पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे देख लिया फर्स्ट एड से। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलें, जब आपको फीटल सर्कुलेशन को ना मैं आप थोड़ा सा नोट्स की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे देखते हैं इसको, ये आपको सामने एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने आपको सारे पीछे पहले सारा जो कंसेप्ट बताया है, ठीक है, वो एक चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक हुआ, कैसे चार्ट में एक्सप्लेन किया, ये भी यहाँ पे आ जाएँ तो ये है हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, ये प्लेसेंटा से लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है, 80% सैचुरेशन ऑफ ब्लड, और कितना होता है वो 30 होता है, और उसकी सैचुरेशन कितनी होती है 80% होता है। वहाँ उसको लेके जाती है लीवर की तरफ। सम ब्लड गेट्स टू साइनोसाइड इन लीवर, वही डायग्राम में जो आपको चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें हैं। ठीक है, और उसके बाद अब जो साइनोसाइड में चला जाएगा और कुछ जो है वो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये डक्टस विनोसस में। ठीक है, डक्टस विनोसस क्या है, ये चैनल होते हैं लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा ब्लड इंफीरियर वेना कैवा में। ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा के बाद हमारे पास वो आ जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम के बाद फ्लो चार्ट में मैंने शो किया हुआ है आपको इसके 2 पाथवे। राइट एट्रियम के बाद वो राइट एट्रियम के बाद वो 2 पाथवे के थ्रू जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉल्व भी लिखे हुए हैं जिनको वो क्रॉस करता हुआ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से आगे डायरेक्ट पुल्मोनरी ट्रंक में, फिर उसके बाद डक्टस आर्टेरियोसस, ये थर्ड चैनल डक्टस आर्टेरियोसस से अयोटा में। और अयोटा का कौन सा पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। ठीक हो गया, एक ये हमारे पास चैनल, एक डक्टस विनोसिस चैनल आ गया, आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और राइट एट्रियम के बाद 2 पाथवे हैं। ठीक है, तो दूसरा पाथवे फोरामेन वेल के थ्रू वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन उसके बाद फिर अयोटा में। ठीक है, तो ये 2 पाथवे के थ्रू यहाँ पे आपका दूसरा चैनल ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको मैं ये शंट मार्क कर देता हूँ। ये पहला शंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये फोरामेन वेल हमारे पास आ गया दूसरा, ये डक्टस आर्टेरियोसस हमारे पास आ गया तीसरा। ठीक है, तो ये आपको नोट्स में अगर आपको जो मैंने वो सिंपल कंसेप्ट जो अंडरस्टैंडिंग बताई है आपको समझ नहीं आ रही, तो डायरेक्ट ये आपने नोट्स में आना है। और अयोटा के बाद वो सारा ब्लड टिश्यू से होता हुआ अम्बिलिकल आर्टरीज में आ जाएगा। उसकी कितनी सैचुरेशन होगी, 58 to 60%, ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा मदर के प्लेसेंटा में। तो ये था हमारे पास फीटल सर्कुलेशन का पाथवे। ठीक है, और नीचे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मिक्सिंग क्या है कि जो हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कहाँ कहाँ मिक्स हो रहा है,
ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट बतानी ज़रूरी नहीं है क्योंकि फर्स्ट एड में इसके बारे में लिखा नहीं है। मैंने नोट्स में इसलिए चीज़ लिखी हुई है कि 5 पॉइंट्स है फिटस सर्कुलेशन में, जहाँ जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अम्बिलिकल वेन से गुजरता हुआ उन 5 जगहों पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो बॉडी टिश्यू है फिटस की उसको पार्शियली ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, ठीक है, फुल ऑक्सीजनेटेड वो नहीं होता। ठीक है, वो प्लेसेंटा से 80% ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है, लेकिन वो टिश्यू तक पहुँचते इसकी कंसंट्रेशन कम होती रहती है, जैसे मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है 58% और 60% सैचुरेशन। ठीक है, और ये मिक्सिंग कहाँ पे हो गया आपको मैं डायग्राम में नेक्स्ट में शो करता हूँ। ये थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आपको डायग्राम में बताऊँगा तो ये थ्योरेटिकली भी आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो आपको समझ आएगी वहाँ पे। चलें जी, वही डायग्राम है फर्स्ट एड में जो बनी हुई थी, ठीक है, सिंपल वे से बनाई हुई है। ये 2 डायग्राम ये असल में एक ही डायग्राम है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई हैं। तो इसको ज़रा हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगी। चलें जी, ये है हमारा प्लेसेंटा, ये है हमारा प्लेसेंटा, ठीक है, ये हमारा प्लेसेंटा है, ठीक है। यहाँ से अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजन ब्लड लेके आएगी, ये साइनोसॉइड्स में चला जाएगा। तो पहली मिक्सिंग है साइनोसॉइड्स में। लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इंफीरियर वेना केवा में जाता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के साइनोसॉइड से ही जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लीवर के ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ यहाँ पहली मिक्सिंग होगी, तो ये पहली मिक्सिंग का हिस्सा है। तो पहली आप लोग को पता चल गया अभी पहली मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कहाँ होनी है, लीवर में होनी है। ठीक हो गया, अब दूसरी मिक्सिंग पे आ जाएँ, सिंपल वही चीज़ें हैं। ये जो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है इंफीरियर वेना केवा में, तो दूसरा हमारे पास था ये शंट, ये जो हमारे पास शंट था ना डक्टस विनोसस, इसने भी शंट के थ्रू ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में लेके आना है। तो ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस डीऑक्सीजनेटेड में अगेन दोबारा मिक्सिंग होगी। तो ये हमारे पास दूसरा मिक्सिंग एरिया है, दूसरा मिक्सिंग पॉइंट है। ठीक है, पहला मिक्सिंग पॉइंट क्या है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी अम्बिलिकल वेन है, वो पहले साइनोसॉइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगी, दूसरा भेजेगी डक्टस विनोसिस की तरफ। ठीक हो गया, पहले ये साइनोसॉइड फिर ये डक्टस विनोसिस। ठीक है, और साइनोसॉइड्स में वो जो लीवर टिश्यू यूज़ कर लेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे होगा, जिसमें साइनोसॉइड्स में पीछे आने वाले अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से डक्टस विनोसिस से होता हुआ इस इंफीरियर वेना केवा में आएगा। ठीक है, और साइनोसॉइड से भी ब्लड इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरी मिक्सिंग होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ये आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। सिंपल आपने ये चीज़ें सोचनी है, ठीक है, इतना कोई ये टफ नहीं है मिक्सिंग वाला सीन कि वो किस किस जगह पे कहाँ ब्लड मिक्स हो रहा है, ना ही इसको रट्टा लगाना है। तीसरी मिक्सिंग आपको मैंने स्पीरो वेना केवा बताया था भाई। अब ये स्पीरो वेना केवा मैंने लंग्स के साथ अटैच किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं। ये लंग्स इसलिए बनाए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लंग्स, ये इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है लंग्स को, डेट्स मीन लंग्स आर मोर रेजिस्टिव इन फीटस, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ब्लड इनकी तरफ नहीं जा सकता। ठीक हो गया। अब आपने ये जो हमारी स्पीरो वेना केवा है, स्पीरो वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हेड एंड नेक से, तो ये कहाँ भी जाएगा, ये भी जाएगा राइट एट्रियम में। और नीचे से ये जो इंफीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा था मिक्स करके, जो पार्शियली ऑक्सीजनेटेड था, वो राइट एट्रियम में इस डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, तो थर्ड मिक्सिंग हमारी कहाँ पे हो गई, थर्ड मिक्सिंग हमारी होगी राइट एट्रियम में। ठीक हो गया, ये यहाँ से आने वाला ब्लड और ये ऊपर से आने वाला ब्लड, ये तो राइट एट्रियम में थर्ड मिक्सिंग होगी हमारी। ठीक हो गया, एक अब यहाँ पे ये थर्ड मिक्सिंग हमारी क्लियर होगी, वो कहाँ पे होगी, राइट एट्रियम में होगी। किसकी होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर। अब आपको मैं फोर मिक्सिंग बताऊंगा, ये साथ वाली डायग्राम में, यहाँ पे आ जाएं। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब जो हमारी फोर मिक्सिंग होगी ना, वो हमारी होगी लेफ्ट एट्रियम में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई लेफ्ट एट्रियम में हमारी मिक्सिंग कैसे होगी, तो मैं फोर्थ पॉइंट आपको ये नोट से बताऊंगा, देन आपको इसकी एग्जैक्ट समझ आएगी। फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं हम। फोर पॉइंट का हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम, वही बात जो आपको मैंने पहले बताई है। एंड हेयर सम ब्लड फ्रॉम पुल्मोनरी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रॉम पुल्मोनरी सिस्टम शंट बैक एंड नाउ मिक्सिंग। ठीक है, अब जो पीछे से 3 जगह पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स होके आ रहा है, ठीक है, उसकी फोर्थ मिक्सिंग होगी यहाँ पे। क्यों? लेफ्ट जो एट्रियम है ना, उसमें पुलमनरी सर्कुलेशन से भी कुछ ब्लड आएगा, पुलमनरी सिस्टम से भी शंट बैक होके। वो कहाँ से शंट बैक होके आ रहा है? वो हमारे पास ये जो आपको मैंने अभी यहाँ पे ये डक्टस आर्टेरियोसस बताया है ना, इस डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू, ठीक है। एक दोबारा हम इसको नोट्स को देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट्स आपको थोड़ा मुश्किल समझ आएगा। ये देखें, हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम एंड हेयर नाउ मिक्सिंग अकर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हेयर सम ब्लड फ्रॉम पुलमनरी सिस्टम शंट बैक एंड नाउ मिक्सिंग, ठीक है। तो पुलमनरी सिस्टम से कुछ ब्लड वो बैकवर्ड शंट होगा और यहाँ पे मिक्सिंग होगी। तो आपको सबसे पहले अभी याद रखना होगा कि फीटस में इस लेफ्ट एट्रियम में कौन कौन सी चीज़ें अटैच हैं। पहले फोरामेन ओवेल, और दूसरा पीछे से पुलमनरी वेन्स भी इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। और यहाँ से अयोटा भी है जो लेके जा रही है। तो कुछ ब्लड उस बच्चे के ना लंग्स की तरफ से, कुछ ब्लड वहाँ से जो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड होगा ना, वो शंट बैक आएगा। कैसे आएगा? अब ये देखें, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इस डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू जो है ना, यहाँ ब्लड नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन कुछ कंसंट्रेशन है जो पुलमनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में आ जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाएगा, लेकिन कुछ जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ना, वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है, जिसकी बेस पे वहाँ पे भी उसको फोर मिक्सिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन इतना ये मिक्सिंग वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिटर सर्कुलेशन में आपको पता होना चाहिए मिक्सिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है। और फिफ्थ मिक्सिंग वैसे ही हमारी वो कहाँ पे होगी? फिफ्थ मिक्सिंग हमारी हो जाएगी अयोटा में। कैसे? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से फिर वो ये जो पीछे से तीन जगह मिक्स होके आ रहा है ऑक्सीजनेटिव डीऑक्सीजनेटिव ब्लड, जब अयोटा में आएगा तो अयोटा में भी तो उसकी मिक्सिंग होगी। किसके साथ मिक्सिंग होगी? जो उस ब्लड के साथ जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में फोरामेन वेल के थ्रू आया है। तो ये हमारे 5 मिक्सिंग के पॉइंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। तो डक्टस, ये यहाँ पे नोट्स में देखें, आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन का मैकेनिज्म लिखा है। डक्टस आर्टेरियोसस जो है जी, वो कैसे उसकी ओपनिंग मेंटेन रहती है। प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू अंडर लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिफोर बर्थ टू कीप डक्टस आर्टेरियोसस ओपन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिफोर बर्थ बेबी में वो डक्टस आर्टेरियोसस कैसे ओपन रहती है। वो इस तरह ओपन रहती है क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कंसंट्रेशन वो कम रहती है, जिसकी बेस पे प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन ई टू उस पेटेंट डक्टस और उस डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखती है, ठीक है। और आफ्टर बर्थ यहाँ पे मैंने ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करके लिखा है। लंग से ब्रेडिकाइनिन जो होता है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको इसकी अच्छे से आ जाएगी समझ। जो आफ्टर बर्थ है ना, उसमें क्या होता है, जो लंग्स से ना ब्रेडिकाइनिन रिलीज होता है, ठीक है। और वो रिलीज एंड कीप कंस्ट्रिक्शन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, वो उस डक्टस आर्टेरियोसस को क्लोज करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। वो डक्टस आर्टेरियोसस कैसे बंद होगा? ब्रेडिकाइनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, और वही जो मैकेनिज्म मैंने पहले बताया कि इंक्रीज और प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाएगा। वही मैकेनिज्म, ये सारे वही नोट्स में मैकेनिज्म लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पीछे फर्स्ट एड वाली पेज पे समझाए हैं, ठीक है। और रेमिनेंट्स भी वही हैं, रेमिनेंट्स जो आपने पीछे देखे हैं फर्स्ट एड की बुक पे। यहाँ पे फीटल सर्कुलेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, और ये हमारे पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स हैं ये वाले, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गई है, और ये मैंने हाईलाइट्स करके ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये जो 3 शंट है ये कैसे क्लोज होते हैं, और ये कहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है और कहाँ डिक्रीज होता है, ठीक हो गया। और अम्बिलिकल आर्टरीज और उनका भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अम्बिलिकल वेन्स का भी मैंने, कि वो कैसे क्लोज होती हैं यहाँ पे, उनमें वो स्टॉप हो जाती हैं ब्लड सप्लाई, और वो क्लोज होकर रेमिनेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन खत्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। फीटल सर्कुलेशन का कंप्लीट करवाया है और पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स का कंप्लीट करवाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अडल्ट फीटल सर्कुलेशन मैंने लिखी है, जैसे आप रीड कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। 2 टाइप की है जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन है और पुलमोनरी सर्कुलेशन, और इसका कंपैरिजन आपने खुद देखना है फीटल और एडल्ट में क्या क्या कंपैरिजन है। आपको फीटल सर्कुलेशन बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया है, और उसके जो मैकेनिज्म कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
ये हार्ट डेवलपमेंट्स की हार्ट ट्यूब कैसे बनती है मैं आपको नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में समझाऊंगा सारा, और सारी हार्ट डेवलपमेंट की एट्रियल सेप्टेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टेशन, हर चीज़ समझाऊंगा उस चीज़ में। देन हम ये डायग्राम्स भी देखेंगे यहाँ से। अब जो हमारा अगला था वो है कार्डियक लूपिंग। कार्डियक लूपिंग का टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जो हमारी हार्ट ट्यूब है ना, वो जब बन गई है तो उसने कार्डियक लूपिंग करके एक सिंपल हार्ट का स्ट्रक्चर, मेच्योर हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, अब वो जो मेच्योर हार्ट का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपने हार्ट ट्यूब के पार्ट देखने हैं, हार्ट ट्यूब के कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, इसका जो इस यहाँ से नहीं, मैं आप यहाँ से समझाता हूँ हार्ट ट्यूब के कौन कौन से हिस्से हैं। जब हार्ट ट्यूब मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में बताऊंगा कि हार्ट ट्यूब ये बनी कैसे है भाई। ठीक है, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में फॉर राइट नाउ जस्ट सिंपली सी देयर पार्ट्स। पहले ऊपर हमारे पास एयोटिक सैक, दिस इज आवर ट्रंकस आर्टरियोसस, बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया और साइनस विनोसस। और ये नीचे आगे इसकी दो टांगे, इनको मैं टांगों का वर्ड यूज़ करता हूँ, राइट हॉर्न्स और लेफ्ट हॉर्न्स। ठीक है, राइट हॉर्न्स और लेफ्ट हॉर्न्स में 3 वेन्स होती हैं और तीनों के सेम नेम है। और नेम क्या है इनके? कॉमन कार्डिनल वेन्स और इम्बिलिकल वेन्स और विटलाइन वेन्स। ये है भाई हमारी हार्ट ट्यूब। इस हार्ट ट्यूब ने कार्डियक लूपिंग करनी है। लूपिंग का मतलब इसने डिफ्रेंशिएट होना है और कर्ल होना है, और हम कहते हैं रोटेट होना है, और एक मेच्योर हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, डाइनिन्स का आपको कंसेप्ट, कार्डियक लूपिंग कैसे होगी? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइनिन्स। डाइनिन्स क्या होती है? प्रोटीन्स होती है, सीलिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो जो प्रोटीन होती है ना, वो सीलिया में प्रेजेंट होती है, जिसकी बेस पे इस हार्ट ट्यूब की लूपिंग होती है। तो लूपिंग में आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये जो पार्ट हैं ये किस वे और किस साइड पे मूव करेंगे। ट्रंकस आर्टेरियोसस है, ये हमारा कैसे मूव करेगा, ये लिखा हुआ मैंने सामने आपके। जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है ना, और जो बल्बस कॉर्डस है, ये मूव डाउनवर्ड एंड टू द राइट। कैसे समझेंगे, ये देखें, मूव डाउनवर्ड एंड टू द राइट इन दिस वे, इन दिस मैनर। सो ये हमारी जो ये ट्रंकस आर्टेरियोसस जो बल्बस कोस्टिडा, ये डाउनवर्ड और राइट साइड पर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डियक लूपिंग का पहला पॉइंट। ठीक है, हार्ट ट्यूब है उसका ट्रंकस आर्टेरियोसस जो बल्बस कोर्टिस है, वो किस वे में मूव करेंगे? डाउनवर्ड्स एंड टू द राइट। तो ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। सेकंड पॉइंट, ये कंसेप्ट्स के लिए आपको समझा रहा हूँ कि कार्डियक लूपिंग आप कैसे हो रही, कौन कौन सा हार्ट ट्यूब का पार्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप यहाँ पे देखें, अब ट्रंकस आर्टेरियोस से बल्बस कोर्टिस टू मूव करेंगे डाउनवर्ड एंड टू द राइट। अब हम इसके बाकी पॉइंट्स, बाकी हिस्सों को देखें वो कैसे मूव करेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सिंपल बात, ट्रंकस आर्टेरियोस बल्बस कोर्टिस डाउनवर्ड एंड टू द राइट, प्रिमिटिव वेंट्रिकल टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल है टुवर्ड्स टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, और प्रिमिटिव एट्रिया रह गया पीछे, बिहाइंड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। जो हमारे पास प्रिमिटिव एट्रिया है, मैं डेवलपमेंट में बताऊंगा, प्रिमिटिव एट्रिया से लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम बनता है। तो वो कहाँ जाएंगे? बैकवर्ड और अपवर्ड जाएंगे। अपवर्ड जाएंगे तो वो वेंट्रिकल्स के अपवर्ड पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्डियक लूपिंग में ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, कौन कौन से हार्ट ट्यूब के कौन कौन से हिस्से किस साइड पे मूव करेंगे। ठीक है, ये ट्रंकस आर्टेरियोस बल्बस कोर्टिस डाउनवर्ड एंड टू द राइट, और हमारे पास जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है लेफ्ट साइड, और जो प्रिमिटिव एट्रिया है बिहाइंड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड। ये मूव करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, वो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस फॉर्म में, फीटस में अपीयर होगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये है हमारा कार्डियक लूपिंग। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में आप रीड करोगे। हाँ, और एक और इसमें क्लिनिकल में आपको बता देता हूँ। कार्डियक लूपिंग में कार्टिगनस सिंड्रोम होती है। ठीक है, कार्टिगनस सिंड्रोम क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप रीड करोगे, कार्डियक लूपिंग में कार्टिगनस सिंड्रोम लिखा हुआ है। तो कार्टिगनस सिंड्रोम क्या है? ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक प्रॉब्लम, जिसमें अब मैंने पहले कहा था डेनिन्स प्रोटीन होती है सिलिया में प्रेजेंट। ठीक है, जो इस कार्डियक लूपिंग को करवाती है। अगर वो सिलिया ही अब नॉर्मल हों तो कार्टिगनस सिंड्रोम क्या होती है, उसमें वो सिलिया अब नॉर्मल होते हैं, प्रोटीन में डिफेक्ट नहीं है, तब भी कार्डियक लूपिंग वाला सीन
अब नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। एक ये सीन है, एक ये क्लिनिकल हो गया। दूसरा, अगर ये जो डाइनिस प्रोटीन है यही ना हो तो भी कार्डियक लूपिंग सही नहीं होगी। तो इन दोनों कॉजेज़ में, दोनों रीज़न में हार्ट को कौन सी क्लिनिकल अपीयरेंस होगी? डेक्स्ट्रोकार्डिया। जो आपका जो हार्ट है वो कार्डियक लूपिंग की वजह से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होता है, ठीक है? अगर कार्डियक लूपिंग हो ही नहीं रही तो राइट एट्रियम में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि अम्बिलिकल वेन्स वहाँ पे ब्लड लेके आ रही है, आपकी जो कार्डियक लूपिंग नहीं सही होगी, आपका हार्ट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कंडीशन को हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। तो आपको ये क्लिनिकल समझ आ गई। जब फर्स्ट एड आप ओपन करोगे तो वहाँ पे कार्डियक लूपिंग वाला टॉपिक जब ओपन करोगे और वहाँ पे सिर्फ सिंपल थोड़ी सी बात लिखी हुई है, कार्डियक लूपिंग हो रही है भाई और डेक्स्ट्रोकार्डिया की कंडीशन है और कार्टिगनस सिंड्रोम है। और कार्टिगनस सिंड्रोम क्या है, मैंने आपको भी बता दिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारे पास जो सीलिया होते हैं, जीआईटी ट्रैक में कह लो या यूरिनरी ट्रैक में, यूरोजेनिटल ट्रैक में कह लो, वो वहाँ पे अबनॉर्मल होते हैं जिसकी बेस पे कार्डियक लूपिंग नहीं होती, ठीक है? ये हमारे पास कुछ क्लिनिकल से कार्डियक लूपिंग के रिलेटेड, ठीक हो गया। तो ये कार्डियक लूपिंग का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। तो हमने क्या क्या देख लिया? फीटल सर्कुलेशन हमने देख लिया, पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स देख लिया हमने कार्डियक लूपिंग देख ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है हमारा फीटल इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है? तो भाई ये फीटल इरिथ्रोपोइसिस क्या है? फीटल इरिथ्रोपोइसिस आपने निमोनिक्स याद रखनी है, ये वाली यंग लीवर सेंसिटाइज ब्लड। ये मैंने टॉपिक क्यों ऐड किया है फर्स्ट ईयर में? तो भाई एम्ब्रियोलॉजी में लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐड इसको क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब मैं आपको हीमाटोलॉजी पढ़ाऊँगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे बीटा थैलासीमिया। तो वो बीटा थैलासीमिया कंडीशन क्या है, ठीक है? तो उस बेस पे मैंने आपको ये टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है। ये इसमें फीटल इरिथ्रोपोइसिस भी कंसिडर किया जाता है। तो आपने इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ रखनी है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, इतना कुछ टफ नहीं है ये। तो फीटल इरिथ्रोपोइसिस मीन फीटल में जो आरबीसी है वो कहाँ कहाँ बनते हैं, ठीक है? बस ये चीज़ याद रखनी है। निमोनिक्स मैंने आपको क्या बताया? यंग लीवर सेंसिटाइज ब्लड, ये निमोनिक है। यंग का वाई पहला योग सैक में बनता है आरबीसी 3 से 8 हफ्तों में, वो योग सैक में बनता है। फिर उसके बाद आरबीसी लीवर में बनता है, ठीक है? 7 वीक टिल बर्थ, ठीक है? वो लीवर में बनता है। देन उसके बाद सप्लीन में बनता है 9 to 8 वीक, वो सप्लीन में बनता है, ठीक है? ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद आरबीसी कहाँ बनेंगे? बोन मैरो में बनेंगे 12 वीक और 22 वीक के बाद, सॉरी। एडल्ट एक्सियल स्केलेटन में पेल्विक में रिप में हम वो जो हमारी लॉन्ग बोन्स होंगी वहाँ बनेंगे, ठीक है? बोन मैरो जहाँ पर प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स पे। तो ये आपने लोकेशन देखनी है आरबीसी की। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, भाई सप्लीन में तो वो हीमोलाइसिस होती है, हीमोलाइसिस मीन आरबीसी की ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे आरबीसी कैसे बन रहे हैं? इसलिए ये टॉपिक ऐड किया है। कल ऑप्शन में कोई इस तरह का आपको आ जाए कि भाई 9 to 8 वीक 28 वीक में हमारे पास आरबीसी की लोकेशन कहाँ है, बहुत ही सिंपलेस्ट एमसीक्यूज आए कि वो आरबीसी कहाँ बनेंगे, तो आपने सबसे पहले सप्लीन कोड आना है। क्यों भाई, सप्लीन में कहाँ से आरबीसी बन सकते हैं वहाँ पे? तो भाई डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है? तो ये इसलिए टॉपिक ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपने। और दूसरे बाद हमारी हीमोग्लोबिन है। थ्योरी आपने जब ये थ्योरी ये सारी लिखी हुई है, 2,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। ये जो हीमा में जाएंगे ना, हम आपको मैं बताऊंगा ये 2,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट वाला ग्लाइकोलाइसिस में ये सारे स्टेप्स हैं। तो फिलहाल आपने हीमोग्लोबिन में ये याद रखना है कि जो फीटल की हीमोग्लोबिन होती है ना, और हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 गैमा चेन होती हैं, ठीक है? और बर्थ के बाद वो जो 2 गैमा चेन होती है ना, वो 2 बीटा में चेंज हो जाती हैं। तो बिफोर बर्थ और इन फीटल लाइफ हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में बच्चे के पाई जा रही है उसमें 2 अल्फ़ा और 2 गैमा चेन है, और आफ्टर बर्थ वो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन हो जाएंगी, ठीक है? और गौर से इस बात पे फोकस करेंगे, जब वो 2 गैमा 2 बीटा में चेंज होंगी और बीटा चेन में कोई भी अबनॉर्मलिटी आ जाती है तो उस बेबी को बीटा थैलासीमिया की कंडीशन हो जाएगी। और वो कौन सा बीटा थैलासीमिया है वो हम हीमाटोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है? B1 है, B2 है, या जो भी है, ठीक है? और एक एक ये पॉइंट क्लिनिकल वे से भी सोचना है आपने। जब 2 अल्फ़ा और 2 गैमा चेन है फीटल लाइफ में बच्चे के आरबीसी में, जब वो 2 गैमा 2 बीटा में चेंज होगी, चेंज होते वक्त उस बेबी को एनीमिया होगा, और वो एनीमिया पैथोलॉजिकल एनीमिया नहीं होगा, वो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा। कुछ देर के लिए होगा और कुछ दिनों में, हफ्तों में वो ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी लिखा हुआ है अल्फ़ा ऑलवेज गैमा गोस, ये है आपकी निमोनिक्स, आपने इसको याद रखना है।
निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स एक तरीका होता है किसी भी पूरे टॉपिक्स में कुछ वर्ड्स को हाईलाइट करके उसको रिमेंबर याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो ये आप निमोनिक्स लिखना है, अल्फ़ा ऑलवेज, गैमा गोस एंड बिकम्स बीटा। जो अल्फ़ा टू जो है ना वो हमेशा रहेंगी, गैमा क्या है वो चली जाएगी फीटल लाइफ में, फीटल लाइफ के बाद, और टू बीटा बन जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा फीटल एरिथ्रोपोइसिस का। तो ये जो हमारे 4 टॉपिक्स लेक्चर नंबर 1 के ये कंप्लीट होते हैं। जो सेकंड लेक्चर है हमारा वो है अबाउट द हार्ट डेवलपमेंट। उसमें हार्ट डेवलपमेंट में सारे हम पार्ट्स देखेंगे वो कैसे बन रहे हैं।